एक ऐसे साम्राज्य के बारे में सोचिए जिसकी कमान किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि ताकतवर साथियों के एक गुट के हाथ में थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी के भारत की एक जबरदस्त महाशक्ति मराठा राज्य संघ की। अटक से कटक तक ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये हकीकत थी। जरा सोचिए, आज के पाकिस्तान में मौजूद अटक से लेकर पूरब में उड़ीसा के कटक तक सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि मराठों का दबदबा कितना बड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि ये मराठा राज्य संघ या कहें कन्फेडरेसी आखिर था क्या? इसे आप ऐसे समझिए जैसे ताकतवर आज़ाद मराठा सरदारों का एक अलायंस हो। कहने को तो ये सब पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते थे, पर सच तो ये है कि अपने अपने इलाकों के असली बादशाह तो यही सरदार थे। तो ये कहानी है एक सेंट्रलाइज साम्राज्य के एक जबरदस्त गठबंधन में बदलने की। चलिए तो देखते हैं कि इस कहानी में हम कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक किंगडम से कॉन्फेडरेसी बना कैसे, फिर मिलेंगे इसकी ताकत के उन 5 पिलर से। इसके बाद हम पहुंचेंगे उस मोड़ पर, यानी पानीपत की लड़ाई पर जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना मजबूत संघ टूटा कैसे और अपने पीछे क्या छोड़कर गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, किंगडम से कन्फेडरेशन तक का सफर। सवाल ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर एक ढीले ढाले मगर बेहद ताकतवर गठबंधन में आखिर बदला कैसे? इसकी जड़ें एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट में थीं। और कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। बात है 1720 के आसपास की। छत्रपति शाहू का जमाना था और इसी वक्त पावर का असली सेंटर बदल गया। अब सारे बड़े फैसले सतारा के शाही दरबार से नहीं बल्कि पुणे में बैठे पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लिए जाने लगे। और ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये मराठा पॉलिटिक्स की पूरी दिशा बदलने वाला था। और इस जबरदस्त फैलाव के पीछे एक ही नाम था, पेशवा बाजीराव प्रथम। कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट थे वो। उन्होंने क्या किया कि अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल सरदारों को जीते हुए इलाके सौंप दिए और बस इसी एक फैसले ने शायद अनजाने में ही उस कन्फेडरेसी की नींव डाल दी जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर छाने वाली थी। तो अब सवाल यह है कि यह संघ बना किनसे था, कौन थे वो लोग? असल में यह पूरा ढांचा कुछ बेहद ताकतवर परिवारों की नींव पर टिका था। तो आइए मिलते हैं मराठा पावर के उन 5 पिलर से, वो 5 परिवार जिन्होंने इस कन्फेडरेसी को संभाला हुआ था। जी हां, कुल 5 बड़े राजवंश। और ये जो पावर का बंटवारा था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। देखिए, पूले में पेशवा बैठे थे, वो इस पूरे संघ के नाम के हेड थे, लेकिन असली पावर तो इन सरदारों के हाथ में थी। जैसे ग्वालियर में सिंधिया जो सेंट्रल इंडिया देख रहे थे, इंदौर में होलकर जिनके पास मालवा का रीजन था, बड़ौदा के गायकवाड़ गुजरात संभाल रहे थे और नागपुर के भोंसले जिनके पास बरार से लेकर उड़ीसा तक का इलाका था। मतलब हर सरदार अपने इलाके का एक तरह से राजा ही था। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ये सभी परिवार अपने अपने रीजन में पूरी तरह से ऑटोनॉमस थे, मतलब आज़ाद। लेकिन जब कोई बड़ा फैसला लेना होता था या कोई बड़ी जंग लड़नी होती थी, तब सब पुणे में बैठे पेशवा की लीडरशिप को मानते थे। ये लोकल फ्रीडम और सेंट्रल अथॉरिटी का एक बहुत ही अनोखा और कहना पड़ेगा बहुत नाजुक बैलेंस था। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाता है। मराठा इतिहास में वो पल था पानीपत की तीसरी लड़ाई। वो एक जंग जिसने एक उभरते हुए एम्पायर की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। जरा 1761 से पहले की तस्वीर देखिए। मराठा अपने पीक पर थे, इतने पावरफुल कि दिल्ली में कौन बादशाह बनेगा ये भी वही तय करते थे। फिर आया साल 1761 और पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के हाथों एक बहुत ही जबरदस्त हार मिली। इस एक हार ने सब कुछ बिखेर दिया। पेशवा की जो सेंट्रल कमांड थी वो कमजोर पड़ गई और जो बड़े बड़े सरदार थे वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, अपनी मनमर्जी करने लगे। यह एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, पानीपत की हार ने मराठों को मिलिट्री तौर पर खत्म नहीं किया, लेकिन इसने उनकी यूनिटी की, उनकी एकता की कमर तोड़ दी। जो सेंट्रल कमांड था वो बिखर गया। समझ लीजिए कि एक मजबूत दीवार में अब गहरी गहरी दरारें आ गई थीं। और जैसा कि अक्सर होता है, इन्हीं दरारों ने उनके पतन का, उनके डिक्लाइन का रास्ता तैयार कर दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां घर की आपसी फूट ने एक बाहरी दुश्मन को अंदर आने का मौका दे दिया। और इस पूरे बिखराव को एक नई ताकत बहुत ध्यान से देख रही थी। वो थे
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने देखा कि मराठा सरदार आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, और उन्हें इसमें एक सुनहरा मौका नजर आया। उनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके लिए इससे बेहतर बिसात बिछ ही नहीं सकती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा था एंग्लो मराठा वॉर्स की पूरी एक सीरीज। पहला युद्ध तो कह सकते हैं कि एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुआ, किसी की जीत नहीं हुई। लेकिन दूसरे युद्ध में मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आ गई। वो एक होकर नहीं लड़े। सब सरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और अलग अलग हार भी गए। और फिर आया तीसरा युद्ध, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया और ये महान कन्फेडरेसी बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। तो जब सारी उथल पुथल शांत हुई, तो इस महान संघ ने अपने पीछे क्या छोड़ा? क्या थी इसकी विरासत? चलिए, जाते जाते कुछ उन बड़े नामों को याद करते हैं जिन्होंने इस दौर को अपनी पहचान दी, और उस लेगेसी को समझते हैं जो मराठों ने पीछे छोड़ी। इसमें 3 नाम तो खास तौर पर याद रखने वाले हैं। एक तो पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्होंने इस कॉन्फेडरेसी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। फिर महादजी सिंधिया, जिन्होंने पानीपत की हार के बाद नॉर्थ इंडिया में मराठा पावर को दोबारा जिंदा कर दिया था। और तीसरे नाना फडणवीस, जिन्हें मराठा मैकियावेली भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संघ को टूटने से बचाने में लगा दी। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। सोचिए कि सिर्फ अगर मराठा सरदार अपनी आपसी रंजिशें भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते, तो क्या वो अंग्रेजों को रोक सकते थे? क्या आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढते हैं।